हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नए वीडियो के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ बुद्धिस्ट पीरियड में जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था। जो बौद्ध कालीन के समय में जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम था वो किस टाइप का था। आखिर बौद्ध कालीन शिक्षा की जो विशेषताएं थीं वो क्या थीं, और उस बौद्धिककालीन शिक्षा की जो विशेषताएं थी उसका आधुनिक शिक्षा में और उसकी जो सिस्टम जो प्रणाली था उसका क्या योगदान है, और बौद्धिककालीन शिक्षा के क्या गुण हैं, बौद्धिककालीन शिक्षा के क्या दोष हैं, और साथ में बौद्धिककालीन समय में कुछ महाविद्यालय थे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कुछ ये आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हम क्या करेंगे, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। आखिर बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थीं, और इसके बाद जानते हैं बौद्धकालीन शिक्षा का आधुनिक में क्या योगदान रहा, और गुण और दोष और विद्यालय। तो बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हमारा आज का ये यहाँ पर पहला पॉइंट आता है कि बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो इन विशेषताओं के बारे में अगर हम जानते हैं तो पहला पॉइंट हमारा निकल के आता है क्या, कि शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता। बौद्धकालीन में जो सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम था, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता क्या होनी चाहिए था। तो बौद्धकालीन में ये था उस समय कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक की कम से कम 6 साल की उम्र होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 6 ईयर का होनी चाहिए। अच्छा, और कौन से लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते थे? तो यहाँ कह सकते हैं कि जो चंडाल वर्ग के, जो चंडाल वर्ग में आते थे उनको छोड़ करके बाकी सब शिक्षा प्राप्त करने के पात्र होते थे। अब चंडाल वर्ग में कौन से आते थे? चंडाल वर्ग में आते थे कोई अस्वस्थ है या रोगी है या असामान्य है या विकलांग है या दंडित किया गया है किसी के द्वारा। इस तरीके के जो चंडाल प्रवृत्ति में आते थे लोग उस समय, तो उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। दूसरा पॉइंट, और यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने की उम्र की अगर बात करते हैं तो बालक कम से कम 6 वर्ष का होना चाहिए था, और लगभग में 20 से 22 वर्ष तक उसकी शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी। ये भी दो तरीके की होती थी, एक 6 से 12 होती थी, 12 से फिर 22 होती थी, 10 साल का। तो दो भागों में बौद्धकालीन शिक्षा बटी हुई थी। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है पबजा संस्कार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर पबजा लिखा है, किसी बुक में प्रबजा लिखा है, किसी बुक में प्रयोज्या लिखा है, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पबजा संस्कार क्या होता है? तो पबजा संस्कार, जैसे कि वैदिक काल का मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है, तो वैदिक काल में क्या था कि वहाँ पर उपनयन संस्कार होता था। जब बालक फर्स्ट टाइम अगर वो शिक्षा प्राप्त करने गुरुकुल जाता था तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। अब यहाँ पर पबजा संस्कार बौद्धकालीन में क्या होता है? पबजा या प्रबजा या प्रयोज्या संस्कार। तो इस संस्कार में क्या होता है कि बालक जो होता है, प्रबजा का पहले अर्थ समझ लेते हैं। तो प्रबजा का अर्थ ये होता है कि बालक जो होता है बाहर जाना, क्योंकि बालक क्या होता है अपना परिवार छोड़ करके बाहर जाता है, वो पढ़ने के लिए मठों में या विहारों में जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? पबजा। पबजा का अर्थ ये हो गया। अब पबजा संस्कार में होता क्या है? पबजा संस्कार में जो छात्र होता है जब वो जाता है तो उसके पहले सिर के जो बाल होते हैं उसको मुड़वाना होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये एक तरीके का पूरा इसके सर के जो बाल होते हैं उसको मुड़ाना होता है, और पीले कलर के जो है कपड़े धारण कर लेता है, पहन लेता है। और पहनने के बाद जो मठ के भिक्षु होते हैं, जो मठ के भिक्षु होते हैं उन पे उनके चरणों पर अपना माथा टेकता है, और फिर पलथी मार करके क्या होता है? बैठ जाता है। उससे फिर ये 3 बार उच्चारण करवाया जाता है इस बालक से। क्या? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और संघम शरणम गच्छामि। ये उससे बालक से 3 बार इसका क्या किया जाता है? उच्चारण किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा प्रबंध संस्कार क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। बिस्मिल्लाह और पबजा संस्कार में दोनों में क्या अंतर है? तो ये बिस्मिल्लाह जो होता है वो उसमें आ जाता है, मिडविल में इस्लाम में आ जाता है। उसका वीडियो अगर हम बनाएंगे आगे तो उसमें हम आपको बताएंगे क्या होता है।
तो यहाँ पर पब्जा संस्कार आई थिंक समझ आ गया होगा। बालक को क्या किया जाता है, बालक जब 6 वर्ष का होता है, जब वो जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वो मठ में जाता है और वहाँ पर उसका संस्कार करने के लिए, क्या पब्जा संस्कार करने के लिए बालक को सर अपना उड़वाना होता है और पीले कपड़े पहन करके अपना माथा टेकता है, वहाँ के जो भिक्षु होते हैं और पलथी मारकर बैठ जाता है और उससे 3 बार उच्चारण कराया जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसके बाद में ये उच्चारण के बाद उसको 10 बातें और बताई जाती हैं, जिससे क्या होता है कि इसमें उसको पालन करना पड़ता है। पहले है वो जीव की हत्या ना करना, दूसरा पॉइंट है अशुद्ध आचरण ना करना, तीसरा पॉइंट है सत्य और असत्य भाषण ना करना, मतलब असत्य ना बोलना। और इसके बाद चौथा पॉइंट आता है वर्जित समय पर भोजन न करना। वर्जित समय मतलब सूर्यास्त के उपरांत भोजन न करना, मादक पदार्थों का प्रयोग न करना और निंदा न करना, और फिर श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग न करना, और नृत्य और संगीत इत्यादि से दूर रहना, बिना किसी दूसरे वस्तु को ग्रहण न करना, बिना किसी की इजाज़त के दूसरे की वस्तुओं को ग्रहण न करना, सोना चांदी और हीरा इत्यादि कीमती जो वस्तुएं होती हैं वो दान में न लेना। तो ये कुछ 10 पॉइंट इनको सिखाए जाते हैं कि इन 10 पॉइंट में आपको जो इनके हैं इनको भी पालन करना पड़ेगा। तो ये था पब्जा संस्कार। अब आते हैं उपसंपदा काल क्या होता है। तो उपसंपदा काल ये होता है कि जब 20 वर्ष की आयु के पश्चात और छात्र क्या करता है, उपसंपदा ग्रहण करनी पड़ती है। क्या 20 वर्ष के बाद, जैसे वैदिक काल में क्या था, वैदिक काल में 24 साल के बाद में गृहस्थ जीवन के लिए प्रवेश करता है, जिसको हम समावर्तन संस्कार बोलते थे। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है 20 साल के बाद में उपसंपदा काल का होता है और इसके बाद में ये क्या होता है भिक्षु ग्रहण करता है ये उपसंपदा, और इसके सामने 10 भिक्षु बैठे होते हैं और इसका लगभग में 10 साल का अध्ययन होता है। कुछ इस तरीके से उपसंपदा होती है और इनको बोला जाता है कि आप अब सक्षम हो गए हैं इस चीज़ का लेने के लिए, ताकि आप मतलब दूसरों को भी शिक्षण दे सकें। इसके बाद में आता है हमारा कि अध्ययन समय, पढ़ने का समय क्या हुआ करता था। तो पढ़ने का समय यही होता था कि 12 वर्ष का पब्जा हुआ करता था, मतलब 6 वर्ष में वो तो प्रवेश करते थे और 12 वर्ष में क्या होता था पब्जा तक रहता था। फिर इसके बाद में जैसे 12 वर्ष गुजर जाते थे, 12 वर्ष का बालक हो जाता था, इसके बाद में 10 वर्ष का उपसंपदा हुआ करता था। और तो इस प्रकार अगर हम माने तो टोटल हमारा 22 साल की इनकी बौद्ध कालीन में शिक्षा होती थी। अब इसके बाद में आता है छात्र कर्तव्य। छात्र कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो गुरुओं की सेवा करते थे और भिक्षा मांगते थे और 3 बार भोजन भी करना पड़ता था और वस्त्र पहन करके, और शुद्ध स्नान करना तथा अनुशासन में रहना। तो ये सबके लिए था, जो भी शिक्षाएं थी सब में ही थी, चाहे वो वैदिक कालीन शिक्षा हो चाहे इसमें। अब आते हैं सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि स्त्री शिक्षा। किसकी बात हो रही है, स्त्री शिक्षा। तो इस काल में था ये कि स्त्रियों का स्थान पुरुषों की तुलना में क्या था, कम था, नीचे था। पहले तो स्त्रियों को शिक्षा वर्जित थी, बाद में जब संघ बना और मठों में इसमें क्या हुआ कि प्रवेश मिला तो स्त्रियों की शिक्षा में भी प्रगति हुई। तो पहले तो शुरुआती में क्या था कि बौद्धकालीन शिक्षा जो स्त्रियों के लिए वो वर्जित थी, और यही एक इसका कह सकते हैं ड्रॉबैक है। और इसके बाद आता है व्यावसायिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा में क्या था कि इस काल में हम लेखन, गणना, कृषि, वाणिज्य, कुटीर और इन सब चीज़ों का क्या करते थे, व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। और साथ में इंद्रियों को संबंधी क्रियाओं का वशीकरण, शारीरिक संकट और ये औषधि विज्ञान आदि का इसका व्यवसाय शिक्षा में ज्ञान दिया जाता था। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आधुनिक शिक्षा में बौद्धकालीन शिक्षा का योगदान क्या रहा। तो आधुनिक काल की अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक काल में आता है पहले शिक्षा पर केंद्रीय नियंत्रण। जैसे कि हमारा इस समय क्या है सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो एक क्या है, सेंट्रल बोर्ड है। तो ये सेंट्रल बोर्ड का जो सिस्टम है, ये जो एजुकेशन सिस्टम प्रणाली ली गई है वो कहाँ से आई है, ये बौद्ध जो शिक्षा थी, जो बौद्धकालीन में जो सिस्टम थी उसका एजुकेशन था, वहीं से इसको लिया गया है।
इसमें क्या हो, जैसे उसमें क्या था कि जो आधुनिक शिक्षा है उसमें क्या होता है, केंद्रीय नियंत्रण होता है। उसी प्रकार के बौद्धकालीन शिक्षा में क्या था कि उस समय जो शिक्षा थी वो बौद्ध संघों के नियंत्रण में थी, जो बौद्ध यूनियन थी उनके नियंत्रण में थी। और इसके बाद में वहाँ पर एक चीज़ और भी थी कि जो प्रारंभिक शिक्षा थी निःशुल्क थी, ठीक है। उच्च शिक्षा में क्या था, शुल्क की व्यवस्था थी। सेम आज का भी प्रोसेस है कि जैसे 1 से 8 तक के बच्चों का क्या है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। जो हमारे प्राइमरी और जूनियर चलते हैं वो प्राइवेट में अपना अलग है, लेकिन जहाँ तक ये सिस्टम कहाँ से लिया गया, बौद्धकालीन शिक्षा से लिया गया था। और शिक्षा के विभिन्न स्तरों का विभाजन भी किया गया था, क्योंकि बौद्धकालीन शिक्षा में भी विभिन्न प्राइमरी स्तर का था, फिर उच्च शिक्षा थी वो भी 3 भागों में डिवाइड थी। ऐसे आज के समय में भी हमारी शिक्षा 3 भागों में डिवाइड है। एक प्राइमरी हो गया, फिर जूनियर हो गया, फिर इसके बाद सीनियर आ जाएगा, हायर आ जाएगा, सीनियर सेकेंडरी आ जाएगा। तो इस तरीके से आज की शिक्षा भी डिवाइड है। ये शिक्षा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, बौद्धकालीन शिक्षा से ही लिया गया है। समयानुकूल शिक्षा के उद्देश्य थे। समयानुकूल क्या शिक्षा के उद्देश्य थे, जैसे कि उस समय बौद्धकालीन शिक्षा में क्या है, कला कौशल व्यवसायों का अधिक ध्यान दिया जाता था। उसी प्रकार बेरोजगारी दूर करने के लिए आज भी वही सिस्टम लिया गया है, कहाँ से, बौद्धकालीन शिक्षा से। विशिष्ट विस्तृत पाठ्याचार। अब देखिए जैसे वैदिक काल की अगर बात करते हैं तो उसमें कोई पर्टिकुलर पाठ्याचार नहीं था, और लेकिन यहाँ पर जो बौद्धकालीन शिक्षा थी इसमें एक विशिष्ट और विस्तृत पाठ्याचार था। मतलब यहाँ पर एक करिकुलम था, और कि क्या क्या किस स्तर पे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब वहाँ पर वैदिक काल की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर जो गुरुकुल होते थे, गुरु जो वहाँ पर होते थे उनका ही अपना अलग अलग सिस्टम हुआ था, कोई क्यों सेंट्रल होता नहीं था। अब यहाँ पर क्या है, बौद्धकालीन में क्या था, एक केंद्रीकरण था, तो एक उनका करिकुलम था कि इस स्तर पर इनको ये पढ़ाना है, इस स्तर पर ये, इस स्तर पर ये सिखाना है, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन वहीं वैदिक काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि अलग अलग गुरुकुल में अलग अलग स्टैंडर्ड था। तो ये एक चीज़ दोनों में मैं कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूँ। कभी कभी क्वेश्चन आपको अगर लिखने को आता है, डिस्क्रिप्टिव आता है, तो उसमें वैदिक कालीन और बौद्धकालीन शिक्षा में जो उसकी कंपैरिजन है वो करने को आ जाता है। अब इसके बाद आता है स्वाध्ययन का। तो स्वाध्ययन का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आया, ये बौद्धकालीन शिक्षा से ही लिया गया है। शिक्षा कक्षा और शिक्षण का प्रारंभ, जैसे कि आज के दिनों में क्या होता है कि क्लास में शिक्षा होती है, ठीक है। तो ऐसी शिक्षा कक्षा शिक्षण का प्रारंभ कहाँ से किया गया, ये बौद्धकालीन से ही लिया गया है। तो ये तो कुछ थे कि आधुनिक शिक्षा में बौद्धकालीन शिक्षा का कितना योगदान है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था क्या, बौद्धकालीन शिक्षा के गुण, क्या क्या गुण थे। तो बौद्धकालीन शिक्षा के गुण भी हैं। कोई भी अगर चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 पहलू आपको देखने को मिलती हैं, क्या कि गुण होंगे तो दोष भी होंगे। तो पहले हम गुण जान लेते हैं। केंद्रीय शासन, एक ये गुण था कि चलिए कम से कम जो मठ के जो भिक्षु हुआ करते थे तो उनके अंडर में क्या सारे जो यूनियन संघ हुआ करता था उसके अंदर में आता था, और एक तरीके का ये सब कुछ चलता था। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा थी। तो ये भी अच्छा था कि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। सभी को शिक्षा का समान अधिकार था। तो यहाँ पर ये था कि सभी को, मतलब जितने भी शिक्षा योग होते थे, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि जो चंडाल वर्ग के लोग होते थे उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि पहले शुरुआत में स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार बौद्धकालीन में नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में इसको दिया गया था। तो यहाँ पर सिर्फ मैं बौद्धकालीन जो एजुकेशन जो सिस्टम है उसी की बात कर रहा हूँ कि उस शिक्षा में क्या क्या विशेषताएं थी, उन्होंने क्या है, वो धर्म है, वो रिलीजन है, उसका तो अलग कॉन्सेप्ट है। मैं सिर्फ एजुकेशन सिस्टम जो वहाँ की प्रणाली थी उस समय की, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो एक तो ये था कि सभी को शिक्षा का समान अधिकार था। लोक भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आज हमको क्या है कि अगर हमारी मातृभाषा क्या है, मातृभाषा अगर हमारी हिंदी है तो आज हमको इंग्लिश में ज़बरदस्ती, जिसको नहीं आता है वो भी और जिसको आता है उसको भी ज़बरदस्ती इंग्लिश का ही दिया जाता है। लेकिन उस समय का क्या था, बौद्धकालीन में कि लोक भाषा के माध्यम से शिक्षा का दी जाती थी। गुरु और शिक्षा में संयमित जीवन था। गुरु और शिष्य में दोनों में क्या था, एक संयमित जीवन था दोनों में। और
शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया गया था उस समय, और मानवतावाद शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया था। किस पर? मानवतावाद शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया था। तो ये कुछ इसके गुण हैं। और देखा जाए तो शिक्षण संस्थानों का निर्माण हुआ था, जैसे कि नालंदा है, अब जो तक्षशिला है, हालांकि ये पहले भी इनका निर्माण हो चुका था, लेकिन बौद्ध कालीन में ये और ज़्यादा विकसित हुए थे और बहुत ज़्यादा ही ये हुए थे। और स्त्रियों के लिए शिक्षा का व्यवस्था किया गया था। ये एक पहले तो नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसका व्यवस्था की गई थी। तो ये कुछ इसके बौद्ध कालीन शिक्षा के क्या हैं, ये गुण हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं क्या कि बौद्धकालीन शिक्षा के दोष। क्या? बौद्धकालीन शिक्षा के दोष। दोष को अगर हम बात करते हैं तो दोष क्या है? बौद्धकालीन शिक्षा के प्रारंभिक दोष, मतलब पहले क्या दोष थे और फिर उस दौरान उपरांत क्या दोष थे। तो इसको हमने दो भागों में बांट लिया है। पहला भाग हमारा आता है कि स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। तो पहला सबसे बड़ा ये कारण आता है कि पहले बौद्धकालीन शिक्षा में तो जो स्त्री शिक्षा की कह सकते हैं उपेक्षा की जाती थी और अपर्याप्तता थी। दूसरा पॉइंट है सैनिक शिक्षा की उपेक्षा, मतलब सैनिक शिक्षा को उपेक्षा या अभाव था। कब? बौद्धकालीन शिक्षा की। ये प्रारंभिक दोष है स्टार्टिंग में। अब इसी वजह से एक सबसे बड़ा फैक्ट यहाँ पर आता है, क्योंकि बौद्धिज्म जो है, बौद्ध को क्यों कैप्चर किया गया? हूणों द्वारा, अदर लोगों द्वारा उसको पूरी तरीके से नष्ट करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि एक शांत स्वभाव नेचुरल के साथ रह करके वो देखिए वहाँ की जो सिस्टम था, जो एजुकेशन सिस्टम था, वो भी डिफरेंट था। कैसा डिफरेंट था कि वहाँ पर अब सैनिक शिक्षा नहीं दी जाती थी, उसकी उपेक्षा की जाती थी। हाँ, लेकिन उसमें ज़्यादा अलौकिक शक्ति, लौकिक शक्ति, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। कर्मकांड, पूजा कांड और ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था उस समय के सिस्टम में। धर्म प्रचार का संकुचित दृष्टिकोण, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस समय धर्म प्रचार करना एक कह सकते हैं संकुचित दृष्टिकोण था। ये लगता था धर्म प्रचार करना गलत है, और शायद यही इसी वजह से था कि बुद्ध ने कहा था कि मेरी प्रतिमाएं ना लगें कहीं पर भी। तो पहले की एक ऐसी बौद्धकालीन की प्रारंभिक शिक्षा का एक ये दोष था कि धर्म प्रचार का संकुचित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। लौकिक जीवन की उपेक्षा, जो लौकिक जीवन था उसकी उपेक्षा यहाँ पर की जाती थी। ये पहला एक दोष था। गुरु और शिष्य में केवल वरिष्ठता का अंतर था, एक ये भी निकलता है। अगर हम वैदिक काल की अगर बात करते हैं तो वैदिक काल में गुरु और शिष्य के बीच में क्या होता? बहुत अंतर था। गुरु हमेशा गुरु रहता था और शिष्य हमेशा शिष्य रहता था। मतलब गुरु कभी ये शिष्य हमेशा कभी ये नहीं सोच सकता था कि मैं गुरु से ऊपर उठ जाऊं या गुरु से आगे निकल जाऊं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने मिलती है कि गुरु शिष्य में केवल वरिष्ठता का अंतर था, मतलब छोटा बड़ा। अगर उसके पास भी नॉलेज उससे अच्छी आ गई तो वो उसमें फिर वो अंतर भी खत्म हो जाता था। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि छात्र जीवन के कठोर नियम थे भैया, ये बड़ा खतरनाक था छात्र जीवन के लिए कठोर नियम। और इसके बाद में आते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के दौरान उपरांत दोष। ये तो प्रारंभिक दोष थे, लेकिन उसके बाद में क्या दोष थे वो भी देख लीजिए। आर्थिक चिंताएं, तो आर्थिक चिंताओं से मुक्त जीवन ने क्या किया? विहारों और जितने भी विहार होते थे, मठ होते थे, उनको आकृष्ट किया। क्या किया? आकृष्ट किया। और दूसरा पॉइंट हमारा आता है जनतांत्रिक अवस्था। तो जनतांत्रिक अवस्था के कारण क्या हुआ कि इन लोगों के लिए विहारों का जो विहार होते थे, जहाँ पर भिक्षु रहते थे और वहाँ पर मठों में के साथ भिक्षु रहते थे, वो विहार, इनको विहार बोला जाता था। तो विहारों का प्रबंध, जैसे कि विहार का नाम पहले विहार, अब वो विहार है क्यों? क्योंकि वहाँ बुद्ध ज़्यादा विहार पहले हुआ करते थे, इस वजह से उसका नाम ऐसा रखा गया था पहले। अब वो जनश्रुति की वजह से ऐसा विहार से विहार हो गया। तो यहाँ पर क्या था कि विहारों का प्रबंध क्या हुआ था कि अपने हाथों में ले लिया और जिससे संभव हो सका। दूसरा
कारण ये था कि अराजक तत्वों का अड्डा बन गया था। जितने विहार और मठ थे वहाँ पर अराजक तत्वों का ये क्या हुआ था, एक षड्यंत्रकारी कह सकते हैं कि अब वहाँ पर भी होने लगा कि वो विश्व अच्छा नहीं है, ये विश्व अच्छा नहीं है, एक ग्रुप बनने लगा और एक षड्यंत्र तरीके से वो मठ को एक तरीके से खराब करना। कुछ लोगों का मानना था कि विहार में और मठों में स्त्री का प्रवेश होना चाहिए, कुछ का कहना था नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का कुछ दो गुटों में बट गए, कुछ पॉजिटिव लोग थे, कुछ नेगेटिव थे। तो ये कुछ अराजक तत्व भी शामिल हो गए। तो इस तरीके का मठों में और विहारों में क्या एक अड्डा बन गया। दूसरा है आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत। ये सबसे खतरनाक था। पहले क्या था कि ये हुआ कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। तो ये तो आजीवन ब्रह्मचर्य का ये भी एक सबसे बड़ा दोष था। और इसके बाद आता है कि मठों में भ्रष्टाचार होने लगा, फिर खींचातानी होने लगी अपना अपना, जैसे कि आज का पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलती है। पवित्र मंदिर जो होता है अनाचार का केंद्र बन गया। अब वहाँ पर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं मठों की, मंदिरों की। इस तरीके का यहाँ पर ये सारे दोष बौद्धकालीन शिक्षा के दौरान के उपरांत उत्पन्न हो गए थे। तो ये कुछ था हमारी कि बौद्धकालीन शिक्षा के क्या दोष थे। तो इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया था। एक था हमारा प्रारंभिक दोष और एक उसके जो दौरान में उत्पन्न हुए दोष वो कारण थे। अब इसके बाद हम जान लेते हैं थोड़ा तक्षशिला के बारे में। हालांकि नालंदा भी विश्वविद्यालय है, लेकिन तक्षशिला तो वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान के रावलपिंडी से लगभग में 35 किलोमीटर दूर ये तक्षशिला जो है, इसका खंडर ही बचा है, ये स्थित है। और इसकी अगर बात करी जाए तो इसमें प्रवेश करने की न्यूनतम आयु 16 वर्ष थी। और ऐसे वैसे प्रवेश नहीं होता था इसमें। आपको 16 इसके लिए आपको 16 ईयर तो इसकी क्या थी यहाँ पर एज थी मिनिमम, कि जब तक स्टूडेंट कितने साल का ना हो, 16 ईयर का। और साथ में क्या था कि प्रवेश होता था, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। ऐसे जैसे आज होता है ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम इसके लिए होता था। और एंट्रेंस में जो क्वालिफाई हो जाता था तो वो फिर उसमें एडमिशन लेता था और पढ़ता था। यहाँ पर सारी सुविधाएं थी। क्या थे? पुस्तकालय थे, भोजनालय थे, छात्रावास भवन था, यहाँ तक कि जो शिक्षक थे उनको उनका निवास भवन अलग था। सारी फैसिलिटीज जो आज के समय में एक कॉलेज देता है वो उस समय, आज से कह सकते हैं 5वीं शताब्दी में, वो जो तक्षशिला था सारी वहाँ पर सुविधाएं थी। और जब एडमिशन लेता था कोई भी छात्र, अगर वो एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद में एडमिशन होता था, उसको 1000 मुद्राएं फीस के तौर पे, शुल्क के तौर पे उसको जमा करनी होती थी। लेकिन यहाँ पर भी वही सिस्टम था जो आज सिस्टम है। क्या कि अगर मान लीजिए एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, अब उसके पास में 1000 मुद्राएं नहीं है, तो वो स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट में अपनी मुद्राएं जमा कर सकता था। दूसरा एक और भी इसमें था कि मान लीजिए अब वो इंस्टॉलमेंट में भी नहीं जमा कर पा रहा है तो उसको कार्य करना पड़ता था। मतलब कैंपस के अंदर जो विश्वविद्यालय था किसी प्रकार का भी उसको कार्य दे दिया जाता था और अपनी पढ़ाई करता था और कार्य भी करता था। तो इस तरीके की वहाँ पर व्यवस्था थी, किसमें? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। अगर हम यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ जो सबसे प्रसिद्ध छात्र निकले वो चाणक्य, जिनको सब जानते हैं, जीवन, जिनको क्या कहते हैं, चिकित्सा का महारत कह सकते हैं जीवन को। तो ये दो प्रसिद्ध छात्र थे, किसके? चाणक्य और जीवन। ये तक्षशिला के ही पढ़े हुए थे। और इसको नष्ट किया किसने? हूणों द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया, उसका आक्रमण हुआ। लगभग में ये अगर देखा जाए तो 550 ईस्वी पूर्व से लेकर 450, कब? 550 ईस्वी पूर्व से लेकर के 450 ईस्वी पूर्व तक कितना हुआ? 100 साल। ईस्वी पूर्व तक 1000 वर्षों तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र ये बना रहा। अब यहाँ पर देखिए इस विश्वविद्यालय में तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का वर्णन कीजिए, हैं? तो आप आराम से कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट हैं कि प्रारंभ में क्या था और इस खंडर को किसने इसको तोड़ा किसने? हूणों द्वारा। और जैसा कि मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि जो बौद्धकालीन शिक्षा था तो उसमें अवहेलना की जाती थी, उसकी उपेक्षा की जाती थी सैनिक शिक्षा की, और शायद एक कारण ये भी रहा होगा। तो इस तरीके का तो ये था हमारा
बौद्धकालीन शिक्षा का सिस्टम था, प्रणाली थी, कुछ दोष थे, कुछ उसके गुण भी थे, आधुनिक शिक्षा में उसका कितना योगदान है साथ में, और हमने ये भी जाना कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो विषय है, तो ये टॉपिक आप अगर किसी यूपी टेट या सी टेट या आप किसी भी एक टीचर के लिए, चाहे एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अगर वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ में अगर आप बीटीसी या डीएलएड या बीएड कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। हाँ, और अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।